नमस्कार, आप सभी भविष्य की मुख्य सेविकाओं का स्वागत है आपके अपने छोटे से परिवार कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो जैसा कि हम लोग मुख्य सेविका के लिए क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्रम में हमने 2 चैप्टर को पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पोषण। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन सिलेबस में दिया हुआ है और उस क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद प्रोटीन, वसा, जितने भी आते हैं सभी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो क्लास को आपको पूरा देखना है बिना स्किप के हुए। और ध्यान रहे, आप यदि संपूर्ण क्लास लेते हैं तो ऐसे मतलब इस टॉपिक से प्रश्न छूटने की संभावना एकदम ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपका यह टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और यह क्लास जो है आज का क्लास 16वें नंबर का है। इससे पहले हमने यहाँ पर देखेंगे आप तो 15 वीडियो अपलोड कर दिया है। उस क्रम में हमने पहले स्वास्थ्य एजेंसियों को पढ़ा जितनी भी थी, और मनुष्य में होने वाले रोग जैसे टिटनस, पोलियो रोग, ठीक है, खसरा, और यहाँ पर मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, जितनी भी रोग हैं सभी को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आप चलिए आइए चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में यह इसी क्रम से आपको वीडियो लगा हुआ मिलेगा। सभी को डिटेल से पढ़ लीजिए क्योंकि आपकी सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। इसके बाद मुख्य सेविका की भर्ती जाने कब आएगी? 2001 या 5 के बाद तो पहली बार आई है, यानी कि 15-20 साल बाद पहली बार यह भर्ती आई है और इसको हाथ से जाने नहीं देना है। कंपटीशन बहुत ही कम है, तो आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। ठीक है, युद्ध में जाने के लिए तैयार रहिए और अपना अस्त्र शस्त्र रूपी यह जो भी वीडियो है सभी को देख लीजिए और अपनी तैयारी मजबूत करिए। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको दबा देना है, और दबाने के बाद घंटा आएगा उसको भी दबा देना है। इससे क्या होगा, हम वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको तो ज़रूर दबाना है। चलिए बिना देरी के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं 19वें नंबर का टॉपिक पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। 17वें नंबर का जो रोग है वह भी पढ़ा दिया है। और यहाँ पर आज हम लोग को क्या पढ़ना है, भोजन के आवश्यक घटक जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन, खनिज, पानी, जितने भी हैं सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात आता है पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन। तो सोचने वाली बात है, न्यूट्रिशन कहते किसे हैं? तो याद रखिए जो भी, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपको हैंड रिटन नोट्स के सहायता से बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। तो किसी भी जीव में, मनुष्य में या फिर किसी भी जीव में वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, ठीक है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी तथा शरीर के जितने भी संरचनात्मक कार्य होते हैं इन सभी के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी जीव कैसे जिएगा, उसको वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि उसको वृद्धि करना है, विकास करना है, कोई भी कार्य करेगा तो उसमें ऊर्जा लगेगी। इन सभी के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं तो मेनली यहाँ पर देखा जाता है 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिसको आज हमें डिटेल से पढ़ना है आज के वीडियो में। फिर यहाँ पर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को हम लोग पढ़ेंगे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन में क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फैट यानी कि वसा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी विटामिन A, B, C, D, E, K जितनी भी होती हैं इनसे कौन सा रोग होता है कमी से, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इन सब को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर खनिज लवण यानी कि मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड और जल के बारे में, यानी कि यह तमाम टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। लेकिन आज के वीडियो में जो हमारा टारगेट है वह है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ का नाम है, कार्बोहाइड्रेट आखिरकार है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर नोट्स बनाया है, आप भी इसी तरीके से देख कर बना सकते हैं। PDF ODF के चक्कर में नहीं पढ़ना है, PDF मोबाइल में ही धरा रह जाता है। तो यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि इसमें नाम से ही फीलिंग आ रहा है कार्बन, तो यानी यहाँ पर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, यानी कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक समान मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। वह मात्रा क्या है, कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन 3, यानी कि CHO इसे कहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 1:2:1 में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको भी याद रख लेना है। और कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट यानी कि तुरंत ही ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यह पाचन के दौरान ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसका काम क्या मतलब है? देखिए कोई भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, गाजर, मूली, रोटी, सब्जी, कुछ भी हम खाते हैं तो हम उससे हमारे शरीर को ऊर्जा तभी मिलेगी जब वह पाचन के दौरान ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, ठीक है। इसीलिए किसी को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, जैसे धावक हो गया या फिर धूप लगी है, धूप में कोई खेल रहा है, ठीक है, या फिर कोई मरीज हो गया, इन सबको तुरंत ऊर्जा की, तुरंत एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, इन लोगों को डायरेक्ट ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकॉन-डी का नाम सुना है, वो भी तो ग्लूकोज ही है। और जो दौड़ते ओड़ते हैं वो क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं तुरंत एनर्जी के लिए। और कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास यदि गया तो डॉक्टर सबसे पहले क्या टांगता है? खोंचता है सुई और टांगता है ऊपर बोतल ग्लूकोज का। हम लोग कहते हैं ग्लूकोज चढ़ता है, ठीक है। तो वही ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें तुरंत एनर्जी मिलती है और यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट भी कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का फार्मूला जो है CH2O और यहाँ पर N लगा रहता है। डाइसैकेराइड का फार्मूला है C12H22O11 और पॉलीसैकेराइड C6H11O5। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो अब देखिए पहला प्रकार यहाँ पर आता है, और जैसे ग्लूकोज की यहाँ पर बात करें तो जान जाइए, जैसे 1 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज जो हमारे शरीर को पूरा ऊर्जा प्रदान करता है, कितना करता है? 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्रदान करता है 1 ग्राम ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पर मोनोसैकेराइड के बारे में हम लोग देखते हैं, तो मोनोसैकेराइड इसे एकल शर्करा भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए लीजिए, क्यों इसे एकल शर्करा कहते हैं। शर्करा मतलब क्या? शुगर, चीनी से संबंधित है शर्करा, ठीक है। और यह सबसे सरलतम प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरलतम का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर में पचती है तो वह मोनोसैकेराइड के फॉर्म में ही पचती है, क्योंकि यह सबसे सरलतम प्रकार का है। इसके बाद यहाँ पर डाइसैकेराइड देखेंगे तो यह उससे थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, डबल यहाँ पर मिलना पड़ेगा। और पॉलीसैकेराइड में इसमें 2 से ज़्यादा अणु मिल करके बनाते हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या है? यह इसे एकल शर्करा भी कहते हैं और यह सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका अणु जो है कार्बोहाइड्रेट में सबसे छोटा होता है, ठीक है। नाम से ये मोनो मतलब एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु होता है। और पौष्टिकता की दृष्टि से देखें तो यह 3 प्रकार के शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसमें कितने प्रकार की शर्करा पाई जाती है? 3 प्रकार की, जिसका हमने नाम खूब सुना है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज की मात्रा क्या है? 1:2:1 ही है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, ठीक है। C6H12O6 कहा जाता है। अब देखिए ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ग्लूकोज क्या है? कार्बोज पाचन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पाचन के फलस्वरूप, ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होते हैं और इसी रूप में शरीर में अवशोषित होते हैं। इसलिए रासायनिक दृष्टि से सबसे सरलतम शर्करा ग्लूकोज को ही मानते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर कहा कि कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वह उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज क्या करता है? हमारे शर्करा में यानी हमारे रक्त में घुल करके तुरंत हमको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो सबसे सरलता रूप क्या है? पूछ दे यदि ग्लूकोज मतलब सबसे शर्करा का सबसे सरलतम रूप किसे माना जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब ग्लूकोज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रक्त, प्लाज्मा तथा आरबीसी में पाए जाने के कारण, यानी कि जो हमारे शरीर का रक्त है और प्लाज्मा है, रक्त और प्लाज्मा क्या है? हमने पहले भी बता चुका है वीडियो में। रक्त, ठीक है, रक्त और प्लाज्मा में भी रक्त, प्लाज्मा तथा आरबीसी में पाए जाने के कारण इसे रक्त शर्करा भी कहा जाता है। और देखिए
यह जब खून में घुलता है तो यदि मनुष्य ज़्यादा शर्करा, ठीक है, ज़्यादा ग्लूकोज का सेवन करता है तो क्या होता है, उसके शरीर में, उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सामान्य मात्रा कितनी पाई जाती है, तो पूछ दे यदि क्वेश्चन आ जाए रक्त में सामान्य शर्करा की मात्रा, ठीक है, रक्त में समान ग्लूकोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो याद रख लीजिएगा 80 मिलीग्राम प्रति 126 ml। ठीक है, जो भी शुगर के पेशेंट वगैरह होते हैं वह जाकर के अपना शुगर लेवल चेक करवाते रहते हैं। एक खाने के बाद चेक होता है और एक खाने के पहले चेक होता है। तो यह क्या कराए, यह नॉर्मल मात्रा है। अब जब भी कुछ भी हम खाएंगे तो हमारे शरीर का जो ग्लूकोज लेवल है रक्त में वह तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बढ़ने के बाद 3-4 घंटा बाद धीरे धीरे कम होता है। तो जो शुगर के पेशेंट वगैरह होते हैं उनकी बेहतरीन जांच के लिए 2 बार जांच किया जाता है, एक बार खाली पेट, एक बार खाने के बाद। ठीक है, तो रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा क्या होती है, 80 मिलीग्राम प्रति 126 ml होती है। अब देखिए स्रोत क्या है इसका, ग्लूकोज का स्रोत क्या है, तो मीठे चीज़ में मिलेगा, जैसे अंगूर हो गया, शहद हो गया, मीठे फल हो गया, मक्का, आलू, गाजर, शकरकंदी, इन सब चीज़ में ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्लूकोज पढ़ लिया। अब ग्लूकोज के बाद क्या आएगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को पढ़ेंगे, फिर ग्लैक्टोज को पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज या फ्रैक्टोज कुछ भी कह सकते हैं, फ्रक्टोज यह होता है, यह भी ग्लूकोज के समान ही होता है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भिन्न है तभी तो इसे अलग किया गया है, नहीं तो अलग करने की ज़रूरत क्या थी। और शहद में 40% पाया जाता है। ठीक है, तो यह ग्लूकोज से थोड़ा सा भिन्न होता है। और सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को द्विशर्करा भी कहते हैं और इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। जो हमारी चीनी उनी है वह क्या है, सुक्रोज ही है, टेबल पे रखी रहती है, चाय में मिलाई जाती है, इसलिए टेबल शुगर भी कहते हैं। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया है किसको टेबल शुगर कहते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं। यह एक द्विशर्करा है। क्यों, क्योंकि पाचन के बाद यह 2 अणुओं में टूटती है। पहला अणु ग्लूकोज और दूसरा अणु फ्रक्टोज। द्विशर्करा है तो पाचन के बाद 2 अणु में टूटती है। पहला अणु बनता है ग्लूकोज और दूसरा अणु बनता है यहाँ पर फ्रक्टोज। ठीक है, और फ्रक्टोज की बात करें तो यह ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में कुछ दे दे कि सबसे मीठा कौन होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है या सुक्रोज होता है, तो क्या ऑप्शन में लगाना है, फ्रक्टोज। ठीक है, यह ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा होता है, उससे कई गुना मीठा होता है। अब देखिए यहाँ पर ग्लैक्टोज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ग्लैक्टोज यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज की भांति ही होता है, किंतु यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मुक्त अवस्था में कौन सा रूप इसका नहीं पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लैक्टोज नहीं मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह जटिल शर्कराओं के साथ संयुक्त अवस्था में रहता है, संयुक्त अवस्था में रहता है और मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका क्या मतलब है, जैसे दूध में यह पाया जाता है ग्लैक्टोज, और फलियों की बीजों में, यानी कि जो उसका बीज रहता है उसमें पाया जाता है, और शहद में भी यह पाया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए लैक्टोज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है। ठीक है, और यह भी एक द्विशर्करा है। अब इसके बारे में कुछ भी जान लीजिए, जैसे दूध से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, ठीक है, जैसे पूछ दे दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से नापते हैं। दूध से दही क्यों बनता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ठीक है, तो लैक्टो मतलब क्या होता है, यहाँ पर दुग्ध शर्करा कहते हैं। लैक्ट जहाँ भी लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पर समझ लीजिएगा यह दूध से संबंधित बात कर रहा है। तो यह दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी पेपर कुछ भी दें तो लैक्ट आ जाए, लैक्टोज आ जाए, मतलब लैक्ट से संबंधित आ जाए तो वह दूध से संबंधित हो जाए। जैसे लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं और लैक्टोमीटर हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से लैक्टो मतलब दुग्ध शर्करा। लैक्ट कहीं भी शब्द आए तो वहाँ पर आप लोग दूध से पकड़ लीजिएगा, ऑप्शन मार देना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर कह दिया डाइसैकराइड। डाइसैकराइड कहाँ से आ गया, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर मोनोसैकराइड को तो पढ़ लिया, 3 प्रकार का होता है। अब बचा डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। तो देखिए डाइसैकराइड यह मोनोसैकराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है और 2 समान या 2 असमान अणु से भी मिलकर बनता है। ठीक है, तो यह मोनोसैकराइड के 2 अणुओं से वह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, C12H22O11।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में माल्टोज या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, सुक्रोज या G+F, यहाँ पर GF वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर यह ग्लूकोज है और यहाँ पर फ्रैक्टोज है, तो सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज। अरे अभी तो हमने यहाँ पर बताया ना, सुक्रोज कहाँ गया, सुक्रोज देखिए क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज यानी G शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, फ्रैक्टोज मतलब F, GF, तो GF से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज, ठीक है। तो यह क्या है, G अलग अणु है, F अलग अणु है, तो यहाँ पर क्या हो गया, भिन्न अणु हो गया। तो डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बनता है, दो समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। और यहाँ पर लैक्टोज, तो लैक्टोज G+G यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, यहाँ पर G क्या है, ग्लैक्टोज से मिलकर के बनता है। अब देखते हैं यहाँ पर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड का फार्मूला जो होता है वह आता है C6H11O5। हो सकता है पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन यह ग्लूकोज जो हमारे फैक्ट्रोज पॉलीसैकेराइड यह हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास करिए क्योंकि यह सिलेबस में दिया है। अब कैसा क्वेश्चन बनेगा, ऊपर ऊपर बन जाएगा या फिर डीपली गया, अगर डीपली गया तब तो छूट जाएगा, इसीलिए पूरा पढ़ ले रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पॉलीसैकेराइड, तो C6H11O5 इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पर यह अनेक मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलने से बनता है। यानी देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, पहले पढ़े हम लोग मोनोसैकेराइड वह एक अणु से मिलकर बना था, फिर डाइसैकेराइड यह दो अणुओं से मिलकर बना होता था, और यहाँ पर पॉलीसैकेराइड यानी कि कई अणुओं के अनेक अणुओं से मिलकर बनता है और यह जल में घुलनशील है। तो क्वेश्चन में दे सकता है कि इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा ऊपर के दो घुलनशील होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड अघुलनशील होता है, यानी पानी में नहीं घुलता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि स्टार्च हो गया, जिसे मंड भी कहते हैं, ग्लाइकोजन हो गया, और सेल्यूलोज क्या होता है, यह पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसा कि हमने पहले बताया, अगर 1 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीकरण यदि किया जाए तो कितना हमें एनर्जी मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी मिलता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है, तो इसे रट लेना है। 1 ग्राम ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट भी दे दे कितना ऊर्जा प्रदान होता है, तो 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अब यहाँ पर शरीर में वसा की कमी होने पर यह वसा में चेंज होकर वसा की कमी को दूर करता है, और साथ ही साथ DNA और RNA के निर्माण कार्य में भी यह भाग लेता है। अब ठीक है, वही यहाँ पर कह रहा ऑक्सीकरण के माध्यम से शरीर की ऊर्जा को आवश्यकता को पूरी करता है, और विटामिन C के निर्माण के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना तथा अन्य पदार्थों के निर्माण करने में यह काम करता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण में भी इसका मुख्य योगदान है, ठीक है। और किस किस चीज़ में पाया जाएगा, तो आपके सामने यहाँ पर सभी चीज़ रख दिया गया है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, मक्का में, ठीक है, बाजरा में, आलू में, शकरकंद में, सलजम से बने खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा केला हो गया, गन्ना हो गया, खजूर, मुनक्का, अमरूद, अंजीर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो यह सब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, तो हमसे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आज का क्लास जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा, जितने भी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आज हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन पढ़ लेंगे, वसा पढ़ लेंगे, विटामिन्स और खनिज पानी, इस प्रकार से पढ़ करके यह चैप्टर भी हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कोई और चैप्टर पकड़ लेंगे। देखिए सभी तो हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कुछ यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस हैं हमारे, यानी कि जैसे गर्भाधारण, पूर्वावस्था, यह सब चैप्टर सिलेबस से हमारे बाहर हैं, ठीक है। जैसे परिवारवाद, तो इसके अलावा पहले ये चैप्टर तो ख़त्म हो, फिर आगे हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक देख रही हैं तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको भी दबा देना है। आपकी जो भी साथी होते वगैरह हो तो यहाँ पर इसको शेयर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। परीक्षा भी इसका हमें लगता है जहाँ तक दिसंबर में या फिर अगले ईयर इसका परीक्षा भी जा सकता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए।